फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे, P&L अकाउंट समझेंगे, बैलेंस शीट समझेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है। बेसिकली फाइनल अकाउंट कहते हैं इसे। हम शुरू से 11th को पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, अकाउंटिंग इक्वेशन करा। सीरीज से चलते हैं। बेसिकली हमने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करा, उसके बाद हमने क्या करा, जर्नल करा, फिर हमने लेजर करा, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हमने बैंक रिकंसिलेशन करा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा, बिल ऑफ एक्सचेंज करा, डेप्रिसिएशन करा, बहुत सारी चीजें करी। उन सबका सार जो है ना, बेसिकली ये फाइनल अकाउंट होता है। इन सभी अकाउंट्स में जो आपने लेजर बनाया, जर्नल बनाया, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, बेसिकली इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते, इसमें हम बाकी सारी चीज़ों को इवेल्युएट नहीं करते। जो हम पूरे साल का काम इवेल्युएट करेंगे तो कौन से अकाउंट में करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसके बेसिकली 11th में 2 चैप्टर है। एक तो सोल प्रोप्राइटर है जिसमें बेसिकली एडजस्टमेंट नहीं है, और उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर एडजस्टमेंट भी है। तो बेसिकली क्या है, दोबारा हम करते हैं। हम पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद क्या बनाते हैं, लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। और इसमें जो आइटम आएगी ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आइटम किसके हिसाब से आएगी, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले 3 अकाउंट हम बनाते हैं। उसमें कौन कौन सा अकाउंट बनता है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है वो P&L अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उससे हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। क्या, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। और जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। मतलब नेट प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस होगा तो वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इसमें 2 साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट्स। एक एक करके हम सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट समझिए। सोल प्रोप्राइटर में फाइनल अकाउंट में सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। आप जब ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट P&L कब बनाओगे, साल के एंड में। अच्छा मुझे आप बात बताओ, 4 चीजें होती है, रेवेन्यू, इनकम, गेन और प्रॉफिट। आपको फर्क पता है, रेवेन्यू, इनकम, गेन और प्रॉफिट, फर्क पता है आपको। देखो रेवेन्यू क्या होता है, जब आप माल बेचते हो ना, सपोज करो ये पेन मैंने 20 रुपए का बेचा, मेरे पास 20 रुपए आ गए, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। अब सपोज करो ये 10 रुपए का पेन था, मैंने 20 का बेचा, तो 10 रुपए की क्या हुई, लोग अधिकतर प्रॉफिट कहते हैं। वो प्रॉफिट नहीं होता, वो इनकम होती है, जो इवेंट से होती है। क्या, जो इवेंट से होती है वो क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। जो इवेंट से होती है वो क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। अब गेन क्या होता है, अगर हमारी कोई फिक्स एसेट्स है, देखो फिक्स एसेट जो होती है उसमें 2 चीजें होती है, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो आपने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 5 साल सपोज करो, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलते हैं, 5 साल हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसकी 5 साल बाद वैल्यू कितनी रह गई, 50,000 रुपए रह गई। कौन सी वैल्यू है 50,000, कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू। अब आपने उसे 60,000 का बेच दिया सपोज करो, तो 10,000 रुपए का आपको क्या हुआ, गेन हुआ। क्या हुआ, गेन हुआ। और अगर आपने सपोज करो 40,000 रुपए का बेच दिया तो 10,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हमने 3 चीजें समझ ली, प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू, इनकम और गेन। प्रॉफिट का पता सिर्फ साल के एंड में ही चलेगा। कोई एक इवेंट को ये 15 रुपए का पेन था, 20 का बेच दिया, 25 का बेच दिया, इससे प्रॉफिट का पता नहीं चलता। प्रॉफिट का पता कब पता चलेगा, साल के एंड में, अर्थात जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2025। फाइनेंशियल कब क्लोज होता है, साल के एंड में। तो बेसिकली हम इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 या 2026 जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। क्या, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का क्या बना जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे परचेज। अब परचेज के अंदर अगर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नहीं दे रखा
तो जो परचेज का अमाउंट है वो सीधा आउटर कॉलम में लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है तो परचेज में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे परचेज 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे लिख दी, परचेज रिटर्न 20,000 है आपने यहाँ पे लिख दी, 1 लाख में से 20,000 घटाए, यहाँ पे कितना आ गया 80,000। इस तरीके से करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से एक्सपेंस आएंगे, बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कैरेज, कार्टेज, फ्रेट इनवर्ड, जो हमारे पास माल आ रहा है हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में, हम उसका भाड़ा पेड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कैरेज इनवर्ड कहलाएगा। फिर आएगा फ्यूल, गैस एंड पावर, क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिकतर फैक्ट्री में ही होता है। फिर फैक्ट्री का अगर हम रेंट दे रहे हैं वो आएगा। अगर फैक्ट्री में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 फेज पावर वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और उसके बाद आएगा टू इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर हम बाहर के देश से कोई माल मंगाते हैं तो हमारे को कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी आएगी, ठीक है। डेबिट साइड में यही आइटम आएगी, इतनी ही आती है, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में पहले लिखेंगे हम सेल्स, ठीक है। अगर कोई सेल्स रिटर्न नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई रिटर्न इनवर्ड है या सेल्स रिटर्न है तो इसमें से माइनस होके इधर आ जाएगा। और दूसरी आइटम आती है इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कि अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, क्या है, अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो आएगा जीपी अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो आएगा ग्रॉस लॉस, ठीक है। क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। समझ में आ गया पक्का। अब हम करके देख लेते हैं बेसिकली, देखिए ठीक है। परचेज सपोज करो ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए का, परचेज है 1 लाख रुपए की, 20,000 इसमें से माइनस हो गए परचेज रिटर्न के, यहाँ पे हो गया 80,000, ठीक है। अब सपोज करो इसका 20,000 है खर्चा, इसका 10,000 है, इसका 5,000 है, इसका 5,000 है और इसका 10,000। ये सारी आइटम का जो भी अमाउंट है मैंने डाल दिया। अब सेल्स का कितना है, सेल्स का सपोज करो 2 लाख रुपए है, ठीक है। 50,000 की इसमें सेल्स रिटर्न हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 रुपये। और सपोज करो हमारे 50,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये सारी आइटम आ गई। अब इसमें लिखने से पहले आप साइड में कैलकुलेशन कर दो ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि फिर काटने पीटने में बड़ा बुरा सा लगता है। तो आप इस तरफ का टोटल करो, तो इस तरफ का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का 2 लाख, आप पहले ऐसे लिख लीजिए। फिर आप डेबिट साइड का करें 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,50,000। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, जैसे आप लेजर करते थे उस हिसाब से क्लोज होगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लाख। यहाँ भी कितना लिखेंगे, अब क्या पता चला है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, तो हमारे को क्या हो जाएगा, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2GP ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे 50,000 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, सपोज करो 2,50,000 की है, तो इधर क्या आ जाएगा, बाई ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से बनाते हैं। अब हम अगले पार्ट में P&L अकाउंट को समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप परचेज वगैरह सारी आइटम लिखेंगे तो कई बार क्या है, ट्रायल बैलेंस में एक आइटम है एडजस्टेड परचेज। तो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको, क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज लिखा है तो हमारे को इसको किस तरीके से निकालना पड़ेगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आप एडजस्टेड परचेज निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखाओगे, नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब ये सारा लगाओगे नेट परचेज में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे तो आपकी नेट परचेज या सॉरी एडजस्टेड परचेज आएगी। और जो एडजस्टेड परचेज आएगी उसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज समझिए, अगर एडजस्टेड परचेज आ रही है, क्या
आप एडजस्टेड परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहे हो जिसमें नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके दिखाओगे तो फिर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्या? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि आप एडजस्टेड परचेज में नेट परचेज, ओपनिंग और क्लोजिंग को, सब चीजों को मर्ज कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें ना ये दिखाई देगा, ना ये दिखाई देगा, ना ये दिखाई देगा, ये फार्मूले में आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, एडजस्टेड परचेज। और ये परचेज, नेट परचेज का मतलब क्या है कि परचेज में से क्या माइनस कर दो, परचेज रिटर्न, तो हमारा क्या आ जाता है, नेट परचेज आ जाता है। ठीक है।